हेलो बच्चों, मैं संदीप जंगीर। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्टरी पार्ट। सॉलिड स्टेट को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ स्टेट के बारे में बताता हूँ, अवस्थाओं के बारे में बताता हूँ कि पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। आपको ये पता है, आप ये जानते हैं कि कोई भी पदार्थ होता है, उस पदार्थ वो बना किससे होता है, वो जिन कणों से मिलकर बना होता है उन कणों को अपन बोलते हैं अवयवी कण। यानी कि कोई भी पदार्थ होगा, वो पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना होता है वो अवयवी कण कहलाते हैं। और अवयवी कणों के रूप में क्या पाया जाता है? अवयवी कणों के रूप में पाया जाता है परमाणु, अणु या आयन। तो इन्हीं परमाणु, अणु या आयन यानी कि इन्हीं अवयवी कणों के आधार पर इनके बीच में अन्योन्य क्रियाएं होती है और इन्हीं अन्योन्य क्रियाओं के आधार पर वैज्ञानिकों ने अलग अलग अवस्थाओं के बारे में बताया है। वो अवस्थाएं कौन कौन सी होती है आप पढ़ते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो आपने देखा कि कोई भी पदार्थ है, वो पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना होता है वो कण क्या कहलाते हैं? अवयवी कण। और इन्हीं अवयवी कणों के आधार पर वैज्ञानिकों ने 5 अवस्थाओं के बारे में बताया है। वो कौन कौन सी है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब इन्हीं 5 अवस्थाओं को आपने देखा होगा कि ये बात सही है कि प्रकृति में 3 ही अवस्थाएं आपको दिखाई देती है। वो अवस्थाएं कौन कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये जो 2 अवस्थाएं, इन 2 अवस्थाओं को अपन सामान्य परिस्थितियों में अपन नहीं देख सकते या अपन प्राप्त नहीं कर सकते। इनके लिए विशेष परिस्थितियों की ही आवश्यकता होती है। उन्हीं परिस्थितियों के अनुरूप इन 2 अवस्थाओं को अपन प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं। लेकिन अपन को इन 3 अवस्थाओं के बारे में पता होना चाहिए कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 अवस्थाएं किस प्रकार से बनती है। आपको ये पता है कि कोई भी पदार्थ होगा तो उसमें क्या होंगे? अवयवी कण होंगे। और इन अवयवी कणों के बीच में क्या लगेगा? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। और आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मेन यानी कि इनमें अन्योन्य क्रियाएं होगी और इन्हीं अन्योन्य क्रियाओं के आधार पर इसमें अलग अलग विभेदित कर सकते हैं कि वो अवस्था सॉलिड होगी या लिक्विड होगी या गैस होगी। जैसे अगर मान लो इन 2 कणों के बीच में बहुत अधिक आकर्षण बल हो, यानी कि अंतराणविक आकर्षण बल बहुत ज्यादा हो, तो ये अवयवी कण क्या होंगे? पास पास आ जाएंगे। ये अवयवी कण क्या होंगे? पास पास आएंगे। तो ये जो अवस्था बनेगी वो अवस्था कौन सी हो जाएगी? ठोस अवस्था। अगर मान लो इन अवयवी कणों के बीच में थोड़ा प्रतिकर्षण बल भी कार्य करे, यानी कि आकर्षण बल तो कार्य करेगा लेकिन साथ में प्रतिकर्षण बल भी कार्य करे। कहने का मीन कि इनमें जो आकर्षण बल है वो ठोस अवस्था की तुलना में क्या होगा? कम होगा, जिसके कारण ये अवयवी कण एक दूसरे से थोड़ा दूर स्थित होंगे और इस अवस्था को अपन क्या बोलते हैं? लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था। और अगर मान लो इन अवयवी कणों के बीच में बहुत ज्यादा दूरी हो, दूरी अगर क्या हो? ज्यादा हो, तो वही अवस्था कौन सी हो जाएगी? गैस अवस्था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन अवयवी कणों के बीच में अन्योन्य क्रिया के आधार पे ही कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में अपन विभेदित कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो आज अपन पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट क्या होता है? आपने देख लिया कि ये पदार्थ की क्या है? अवस्था है। पदार्थ की क्या है? ये अवस्था है। और वो अवस्था कब प्राप्त होती है? जब अवयवी कणों के मध्य बहुत प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। अब इसके सॉलिड के, जैसे मान लो एक ये सॉलिड है, इस प्रकार से एक सॉलिड है, इसमें ये अवयवी कण है, इसमें ये अवयवी कण है, ये अवयवी कण है, इसको अपन ने मान लिया ये ठोस है। और इन अवयवी कणों के बीच में किस प्रकार का आकर्षण बल है, कौन सा ये गुण प्रदर्शित करता है, यही इसके अभिलाक्षणिक गुण कहलाते हैं। और अभिलाक्षणिक गुण कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला गुण आपको मैं बताऊं कि इसी आकर्षण बल के आधार पे, यानी कि इसमें क्या होता है? प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल होता है। प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल, यानी कि इसका फर्स्ट एंड स्पेसिफिक जो गुण होगा वो गुण कौन सा होगा? कि इसमें प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल कार्य करता है। और आपको ये भी पता है कि जब इनमें प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल कार्य कर रहा है तो इन प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल के कारण इनके बीच की जो दूरी है वो दूरी क्या है? बहुत कम है। यानी कि इसमें दूरी ये एक दूसरे से बहुत नजदीक स्थित होते हैं, यानी कि अंतराणविक जो दूरी होगी वो बहुत ही कम होगी। अंतराणविक दूरी कम होती है।
तो फर्स्ट आपने पढ़ा कि इसमें प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल होता है और इसी प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल के कारण इनके अंतराण्विक दूरी क्या होती है, कम होती है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट अगर अपन देखें कि इसका विलक्षणिक गुण क्या होता है ठोस का, तो तीसरा पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें आकार, इसका आयतन और इसका द्रव्यमान ये तीनों निश्चित होते हैं। इनका आकार, इनका आयतन और इसका द्रव्यमान ये क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। यानी कि कोई भी ठोस होगा वो ठोस तभी कहलाएगा जब उसका आकार, आयतन और द्रव्यमान ये तीनों जो गुण हैं वो निश्चित हो। निश्चित क्यों होते हैं, इसका कारण भी आपको ये पता होना चाहिए कि कोई अपन कह देते हैं कि ठोस का द्रव्यमान और उसका आकार, उसका आयतन ये तीनों निश्चित होते हैं, तो लेकिन इसका निश्चित होने का कारण क्या है? इसके निश्चित होने का कारण ये है कि ये जो कण है ये कण एक निश्चित स्थिति पर ही रहते हैं। ये कण इधर उधर स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते, ये एक स्थिर अवस्था में, ये जितने भी ठोस में जितने भी अवयवी कण होंगे वो क्या होंगे, स्थिर अवस्था में होंगे, निश्चित स्थान पे होंगे। इधर उधर आप जैसे इसमें मूव नहीं कर पाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह पर ये मूव नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये स्थिर अवस्था में होते हैं और स्थिर अवस्था में होने के कारण ही इनका आकार, इनका आयतन और इनका द्रव्यमान क्या होता है, निश्चित होता है। इसके अलावा अगला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि इसका जो घनत्व होता है, घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा या इकाई आयतन में उपस्थित जो भी संख्या होती है किसी भी कणों की वो क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। तो घनत्व का मान जो होता है वो उच्च होता है। ये उच्च क्यों होता है, इसका कारण क्या है कि आपको पता है कि ये इनके बीच में आकर्षण बल अधिक है, अंतराण्विक दूरी कम है। अंतराण्विक दूरी कम है तो एक इकाई आयतन में कणों की संख्या क्या होगी, इसमें अधिक होगी। और कणों की संख्या इकाई आयतन में अगर अधिक होगी इसका मतलब द्रव्यमान अधिक हुआ, और द्रव्यमान अधिक होगा तो घनत्व भी इसका क्या होगा, उच्च होगा। तो इसका घनत्व भी क्या होता है, उच्च होता है। इसका अगला गुण आपको पता होना चाहिए कि इसमें विसरण गुण नहीं होता, विसरण की क्षमता नहीं होती, विसरण की क्षमता नहीं पाई जाती। विसरण की क्षमता, विसरण का मतलब क्या होता है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना या अणुओं का गमन करना, अवयवी कणों का गमन करना क्या कहलाता है, विसरण। लेकिन आपको पता है, आपको यहीं पे मैंने बताया कि इसका आयतन, आकार, द्रव्यमान निश्चित होने का कारण क्या है कि इसमें विसरण का गुण नहीं है। विसरण गुण का मतलब कि ये जो कण है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते। इसका मतलब ये एक जगह स्थिर है और स्थिर है तो इसका मतलब इसमें विसरण की क्षमता नहीं पाई जाती। इसके अलावा अगला गुण आपको पता होना चाहिए कि इसमें दोलन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि इनके कण है वो दोलन कर सकते हैं, कण दोलन कर सकते हैं। लेकिन इससे भी एक इंपॉर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए कि ये दोलन तो करेंगे लेकिन अपनी मध्य स्थिति के चारों ओर। यानी मध्य स्थिति का मतलब जैसे आपने देखा होगा कि घड़ी का पेंडुलम होता है, घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो पेंडुलम एक जगह से स्थिर होता है, ठीक है, एक जगह से स्थिर होगा और ये अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर क्या कर सकता है, दोलन कर सकता है। तो इसी प्रकार से ये कण भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, यानी कि कंपन कर सकता है। दोलन की जगह अगर अपन दूसरा वर्ड अपन यूज करें कि ये कण है वो क्या कर सकते हैं, कंपन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये दोलन कर सकते हैं यानी कि कंपन कर सकते हैं, लेकिन अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर, मध्य स्थिति के ही दोनों ओर ये कंपन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक विशेष गुण और पाया जाता है कि इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि श्यानता नहीं पाई जाती, श्यानता नहीं पाई जाती। श्यानता क्या होती है, श्यानता होती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मीन कि द्रव के बहने की जो दर होती है, यानी कि पदार्थ के बहने की जो द्रव होगी, प्रवृत्ति होगी, वो प्रवृत्ति क्या होती है, श्यानता होती है। वो प्रवृत्ति क्या कहलाती है, श्यानता। लेकिन आपको पता है कि ये ठोस अवस्था है और ठोस अवस्था है तो ये कण एक जगह से दूसरी जगह गति नहीं कर सकते, यानी कि बह नहीं सकते, बहाव नहीं होगा इनमें, तो इनमें श्यानता का गुण भी नहीं पाया जाता। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये असंपीड्य होता है। ये क्या होता है, असंपीड्य। असंपीड्य का मतलब क्या है, असंपीड्य का मतलब होता है कि इस पर दबाव नहीं लगाया जा सकता, अपन दाब नहीं दे सकते। अगर अपन दाब लगाएंगे तो दाब लगाते ही ये ठोस के जो कण है, ये जो लेयर है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, यानी कि टूट जाएगी। इस पे दबाव नहीं, यानी कि ये लेयर इस लेयर में मिक्स नहीं होगी,
सहसंजित नहीं होगी, ये लेयर क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। इसका मतलब ये इसमें कौन सा गुण पाया जाता है, असंपीड़ित। तो आपको फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं कि ठोस के कौन कौन से अभिलाक्षणिक गुण हैं। तो ठोस का अभिलाक्षणिक गुण सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ठोस जिन कणों से मिलकर बना होता है उन कणों को अपन बोलते हैं अवयवी कण, और इन अवयवी कणों के मध्य क्या लगता है, प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल। और प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल लगने के कारण इनमें दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इनकी अंतराणविक दूरी है वो क्या हो जाती है, कम होती है। जब दो कणों के बीच में आकर्षण बल अधिक होगा तो उनके बीच की जो दूरी है वो भी क्या होगी, कम होगी। इसके अलावा इसका आकार, इसका आयतन, इसका द्रव्यमान, ये तीनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। और निश्चित होने का कारण मैंने आपको बताया कि इनके जो कण होंगे वो निश्चित स्थान पर ही रहते हैं, स्थिर अवस्था में रहते हैं, और स्थिर अवस्था में रहने के कारण ही ये तीनों प्रॉपर्टी का मान जो है वो क्या होता है, निश्चित होता है। इसके अलावा इसका जो घनत्व होगा वो क्या होगा, उच्च होगा। उच्च क्यों होगा, क्योंकि आपको बताया कि घनत्व होता क्या है कि इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की जो संख्या होगी वो घनत्व कहलाता है, और इकाई आयतन में द्रव्यमान आपको पता है कि अधिक होगा तो इसका घनत्व भी क्या होगा, उच्च होगा। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो विसरण है वो गुण नहीं पाया जाता। विसरण का मतलब एक जगह से दूसरी जगह कणों का गति करना, तो विसरण की क्षमता ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती। इसके अलावा इनके कण दोलन कर सकते हैं। दोलन कैसे कि एक अपनी माध्य स्थिति, जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है उसी तरीके से ये दोलन कर सकते हैं, कंपन कर सकते हैं, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव नहीं करेंगे। इसके अलावा इसमें श्यानता नहीं पाई जाती। श्यानता का मतलब इस पदार्थ के बहने की प्रकृति, यानी कि ये कण एक जगह से दूसरी जगह अगर जाएगा, बहेगा, बहने की जो प्रवृत्ति होती है वो होती है श्यानता। फिर आता है असंपीड़ितता। असंपीड़ितता यानी कि इसमें अपन दाब नहीं लगा सकते, दाब प्रेशर नहीं कर सकते। असंपीड़ितता होती वही है कि जिस पे दाब नहीं लगाया जा सकता उसको अपन बोलते हैं असंपीड़ित, यानी कि ये प्रत्यास्थ है। अगर आप दबाव लगाओगे, कुछ ठोस इस प्रकार के होते हैं जिसपे दाब लगाया जा सकता है, लेकिन वो प्रत्यास्थ प्रकृति के होते हैं कि दाब हटाते ही वो अपने पुनः अपनी जो पूर्व संरचना होती है उसी में आ जाते हैं। वो अपन आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से ये ठोस के अभिलाक्षणिक गुण है। अब अपन इसके ठोस के वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं कि ठोस का वर्गीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं, कि ठोसों को कितने भागों में विभाजित किया गया है वो आपको मैं बताता हूं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी ठोस है, कोई भी ठोस है उसको अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। दो भाग कौन कौन से, फर्स्ट है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टेलाइन इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रिस्टेलाइन, लेकिन आपको इसका इंग्लिश नेम आपको पता होना चाहिए। एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस को बोलते हैं एमोर्फस, एमोर्फस सॉलिड, ठीक है। और इसको अपन बोलते हैं क्रिस्टलीय क्रिस्टेलाइन। तो इसको नॉन क्रिस्टेलाइन भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका जो स्पेसिफिक नेम जो ज्यादा पॉपुलर है वो कौन सा है, एमोर्फस, एमोर्फस सॉलिड बोलते हैं। और क्रिस्टलीय ठोस, इस क्रिस्टलीय ठोस को फिर फर्दर डिवाइड कर सकते हैं अपन कौन कौन से पार्ट में। फर्स्ट आपको पता होना चाहिए आणविक, आणविक ठोस। सेकंड पार्ट है इसका आयनिक ठोस, आयनिक ठोस। और थर्ड पार्ट इसका याद रखना आप कौन सा, धात्विक ठोस, धात्विक ठोस। और लास्ट एंड फाइनल कौन सा इसका, सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस। लेकिन इसका एक नाम और आपको ध्यान में रखना है, नेटवर्क ठोस, नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। अब इसकी मेन जो इंपॉर्टेंट बात, याद रखने वाली बात कौन सी है, वो आपको बताना चाहिए कि सॉलिड को अपन डिवाइड तो कर रहे हैं, लेकिन ये किसके बेस पे कर रहे हैं, इसको ये ध्यान में रखना है कि इसको दो चीजों के आधार पे, दो इसका आधार है, दो पॉइंट इसमें आपको ध्यान में रखने हैं कि किसके आधार पे इसको विभाजित किया गया है। फर्स्ट है अवयवी कण के आधार पे। किसके आधार पे किया गया, ये अवयवी कणों के आधार पे, कि अवयवी कण कौन कौन से, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। जैसे क्रिस्टलीय ठोस है उसमें आणविक ठोस जो है, आयनिक ठोस है, धात्विक ठोस है, सहसंयोजक ठोस है, इसमें अवयवी कण कौन से होंगे, इन अवयवी कणों के आधार पे इसको। और इनमें बल किस प्रकार का कार्य करते हैं, अंतराणविक आकर्षण बल कार्य किस प्रकार से करते हैं, उसी के आधार पे इसको विभाजित किया गया है। और क्रिस्टलीय ठोस को भी फर्दर जिसमें इसमें विभाजित किया गया है वो भी इन्हीं दो पॉइंटों के आधार पे कि अवयवी कण कौन से होंगे और बल कौन सा लगेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सॉलिड को अपन
किसलिए ठोस में विभाजित कर सकते हैं, फिर किसलिए ठोस 4 पार्ट में डिवाइड हो सकता है, और फिर जो आणविक ठोस है उसको भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। वो कौन कौन सा है? आणविक ठोस, जैसे फर्स्ट है अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस। इसके अलावा ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस। इसके अलावा अगला थर्ड हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तो इस प्रकार से अपन ठोस को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में अपन इन ठोस का जो वर्गीकरण किया है, इसी ठोस के वर्गीकरण के, जैसे किसलिए ठोस है, किसलिए ठोस है, इसके गुणों के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। फिर अगले फर्दर जो इसको डिवाइड किया गया, फिर इसके गुणों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।